ये आज का वीडियो क्लास 11th के लिए प्रोज का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का सेकंड पार्ट। 2 पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में देखा था। अब हम थर्ड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। एक एक पैराग्राफ में पहले रीड आउट कर देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से प्रोनाउंसिएशन वगैरह देख लें और फिर उसको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed, देखो इसको ध्यान से, bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. My grandmother and I were good friends. बताते हैं कि मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। ये होता है, हर पोता दादी में या दादा में अच्छी मित्रता होती है, होनी भी चाहिए। नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माँ बाप उस समय, विशेषकर हम लोगों के समय भी ये चला, माता पिता बच्चों को दुलारने में, स्पेशली पिता को अपने बच्चों को दुलारने में बड़ी लज्जा का अनुभव होता था। कुछ ऐसा सामाजिक ताना बाना था। तुम लोग अपने पिताजी से पूछोगे, अपने दादाजी से, तो वो बताएंगे कि वो अपने बच्चों को गोद में लेना, उसे चूमना, उसे प्यार करना थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगता था। लोग लज्जा का अनुभव करते थे, लोग क्या कहेंगे। और जो दादा दादी होते थे उनसे बच्चों की बड़ी दोस्ती होती थी। हर फरमाइश दादा दादी से करते थे बच्चे। हम लोग भी, दादी तो बहुत बचपन में उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन ये रहा कि उनसे ज़्यादा ही लगाव हो जाता है बच्चों का। तो ये भी कहते हैं बड़े मित्र थे। और उसमें कारण और भी था कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कि मेरे माता पिता ने मुझे दादी के ही साथ छोड़ दिया गांव में, क्योंकि वो लोग शहर चले गए रहने और हम लोग लगातार साथ रहे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह जगा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो एक ही सुर में, जैसे एक निश्चित सुर होता है, लोग गाते हैं, कोई भी गवैया तो है नहीं कि रोज सुर बदल के गाएंगे, तो एक विशेष उनका सुर होता था, नपा तुला निश्चित, उसी में वो गाया करती थी और थोड़ा सा तेज गाया करती थी कि मैं सुन सकूं। कब? मुझे नहलाती थी, बेद यानी नहलाती थी, तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी, और उनको आशा ये रहती थी कि बच्चा अभी से सुनेगा तो ये सारी जो प्रेयर हैं, जो प्रार्थनाएं हैं उनके गुरुओं की, वो उन्हें याद हो जाएंगी। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैंने सुना क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, but never bothered to learn it, लेकिन कभी याद करने की चिंता नहीं की, कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. तो वो मेरी लकड़ी वाली स्लेट लाती। अब लकड़ी की स्लेट तो मैं समझता हूँ कि तुम लोगों की पीढ़ी के लिए इमेजिन करना ही मुश्किल है। हो सकता है किसी के घर में पड़ा हो, कहीं लकड़ी की पटरी होती थी, उस पर लिखते थे। अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं कहीं उस पर अलग अलग रंग, कहीं कहीं काला। हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में काला होता तो उसको काले रंग से पोता जाता था, और कलर यानी पेंट भी इतना अवेलेबल नहीं होता था। वो पुरानी बैटरी, टॉर्च और रेडियो की मोटी वाली बैटरी लगती थी, इतनी मोटी बैटरी। अभी मिलती है वो बैटरी, पुराने टॉर्च में लगती थी, रेडियो में लगती, तब रेडियो का भी फैशन था। तो वो पुरानी बैटरी लोग जुगाड़ करते थे। बैटरी को फोड़ा जाता था, फोड़कर उसका काला वाला निकाल के उसको पीसा जाता था। ये बड़ा, मतलब बच्चों का सबसे प्रिय काम यही था। अक्सर प्राथमिक विद्यालयों के आसपास पोखरे होते थे, पोखरा, पौंड, तालाब, वहां किनारे जाकर इसको पीसना, पत्थर से पीस के ये काला बिल्कुल पोत के स्लेट चमकाना, फिर उसको मुकाबला करना कि मेरा सबसे अच्छा चमक रहा है। इट वॉज अ गुड जॉब। प्लीज टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। तुम्हारे ना हो तो आसपास के दादा दादी से इस बारे में बात करो। ये बहुत बड़ा काम था उस समय का, सबसे बड़ा ये खेल, और ऐसा लगता था कि जैसे कोई युद्ध जीतने जा रहे हैं।
पढ़ाई भले कम हो, लेकिन ये पार्टी रगड़ना और पार्टी को चमकाने का काम बड़े जोर शोर से होता था। काला वाला रंग पुड़िया में स्याही पे आती थी, लेकिन उसको अक्सर लोग खरीदते नहीं थे, वो एक आने दो आने की आती थी। तो फ्री वाला ये जुगाड़ था। तो उसको कह रही वो तैयार कर देती थी धोकर, और प्लास्टर्ड विद येलो चौक। तो उस पर पीले रंग की, उधर मिट्टी, पंजाब साइड में पीली मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी से उसको पोत देती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और छोटा सा मिट्टी का घड़ा, स्याही, मिट्टी के छोटे छोटे घड़े उधर चलते थे। एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम होती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और ये स्याही कलम सब बांध के मुझको दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, हम ब्रेकफास्ट लेते थे। मोटी, थिक यानी मोटी, स्टेल यानी बासी, यानी रात की बनी हुई रोटी, चपाती यानी रोटी, और उस पर बटर, थोड़ा सा घी लगा लिया, एंड शुगर, चीनी बिखेर के। अभी भी शायद गांव के बच्चे ऐसा करते हों कि रात का खाना, तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, गैस नहीं थे, सुबह सुबह खाना माँ नहीं बना पाती थी, बहुत सारे काम होते थे, घर भी लीपना होता था। तो ये कल्चर चला है, हम लोगों ने भी बचपन में बासी रोटियां खाई हैं। कुछ लोगों को घी मिल जाता था, हम लोग तो तेल लगा के खाए हैं, सरसों का तेल और नमक या चीनी ऐसे। तो ये भी उस समय का कल्चर था। अब तो तुम लोगों को भाई माँ टिफिन बना के अलग दे रही, गले में बॉटल लटका के बच्चे जा रहे हैं, फिर भी कमी ही लगी है, तो समय है। तो ये खाने के बाद हम निकलते थे। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो चूंकि ये थोड़े संपन्न परिवार के थे, तो बासी रोटियां काफी लेके साथ जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. दादी हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी, क्योंकि विद्यालय और टेम्पल अटैच था, जुड़ा हुआ था, मंदिर में ही शिक्षा दीक्षा होती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो जो पुजारी थे वही हमें अक्षर ज्ञान कराते थे, अल्फाबेट पढ़ाते थे, और सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. जब बच्चे बरामदा में, वरांदा मंदिर के जो गर्भगृह होता है जहाँ जैसे पूजा वूजा करने, उसके बाहर बरामदा होता है, बरामदा तुम लोग समझते ही हो। तो उसमें दो कतार, दोनों ओर ऐसे कतार बना के बैठ जाते थे, और वो जोर जोर से या तो अल्फाबेट अपनी पढ़ते थे और या तो प्रेयर पढ़ते थे। तो उस समय दादी क्या करती थी, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो वो अंदर बैठती थी मंदिर में, और स्क्रिप्चर्स यानी जो धार्मिक ग्रंथ होते थे वो वहां पढ़ती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते, we would walk back together, यानी मेरी पढ़ाई खत्म, उनकी वो पूजा पाठ का काम खत्म, तो हम दोनों एक साथ लौटने लगते वापस। This time the village dogs would meet us at the temple door. अब इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते। क्यों मिल जाते? क्योंकि उनका रूटीन निश्चित है, वो जानते थे कि हमें यहाँ कुछ मिलना है। They followed us to our home, growling and fighting with each other. ग्रोल करना या ग्राउल करना मतलब कि बड़ी तेज गुर्राना, जैसे कुत्ते गुर्राते हैं और लड़ते एक दूसरे से, हमारे दरवाजे तक चले आते थे। क्यों? फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, क्योंकि हम जो रोटियां फेंकते थे। अब रोटी फेंकते थे तो कुत्ते लड़ते झगड़ते हैं, ऐसा होता है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस। माता पिता जब सिटी में एकदम आराम से सेटल हो गए, ऐसा होता है अभी गांव में लोग बाहर अगर प्रदेश कमाने जाते हैं तो अक्सर अपने पत्नी को, बच्चों को नहीं ले जाते, क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं क्या परिस्थितियां हैं, पैसे भी उतने होंगे कि नहीं। जब लोग सेटल हो जाते हैं धीरे धीरे परिवार बुला लेते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जब वो आराम से सेटल हो गए, सब व्यवस्था बन गई, तो दे सेंट फॉर अस, हमें बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब हमारे मित्रता में ये मोड़ आ गया, ये एक निर्णायक घटना हुई। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me.
अब भी हम एक ही कमरे में रहते थे, यानी एक कमरे में इनके माता पिता, दादी के साथ ये खुशवंत सिंह बचपन में रह रहे हैं शहर में आने के बाद। लेकिन अब दादी विद्यालय नहीं जा रही थी मेरे साथ। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था, उस समय अंग्रेजी शासनकाल था तो अंग्रेजों का स्कूल हुआ करता था, तो उसमें जाता था और मोटर बस में जाने लगा। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड से टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और हमारे शहर के घर में जो आंगन था उसमें गौरैया आती थी और गौरैया को खिलाया करती थी। देखो भाई, गौरैया की बात आई तो मैं बताऊं कि तुम लोग तो गांव के हो ज़्यादातर बच्चे, गौरैया बहुत विलुप्त होती जा रही है। पता नहीं तुम लोगों ने इसको अनुभव किया कि नहीं किया, मैंने खूब किया है। गौरैया हर जगह घोंसले भी नहीं बनाती। पहले तो हम लोग शहर से आते थे गांव में, तो हर मड़ई मड़ई होता था, मड़हा जिसको कहते हैं, ये फूस का बना या इसका सरपत का बना, तो इसमें गौरैया गर्मी के समय में ही बच्चे अंडे दिया करती थी। हर मड़ई में हमें बच्चे मिल जाते, हम देखते, कई बार बचपन में गलती से अंडे भी उसके टूट गए हमारे हाथों से। अब बड़ा दुखद ये है कि गौरैया बिल्कुल विलुप्त हो रही है। बचपन में माँ जब चावल बीनती थी ना, साफ किया जाता है भात बनाने के पहले, तो वो छोटे छोटे दाने या धान निकाल के फेंक दी। गौरैया इतनी सफाई से धान तोड़ के चावल निकाल के खा जाती थी, ढेरों गौरैया आती थी। अब दिखती नहीं। तो अगर तुम लोग थोड़ा सा ये पशु पक्षियों का भी ध्यान दिया करो, और पर्यावरण के लिए इन सबकी बड़ी उपयोगिता है। जो कीड़े मकोड़े बढ़ रहे हैं, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हो रहा है, इसका कारण यही है कि पक्षी कम हो रहे हैं, ये कीड़े खा जाते हैं छोटे छोटे। गौरैया के लिए तुम लोग उनके रहने की व्यवस्था कर सकते हो, घरों में छोटे छोटे घर या इस तरह की व्यवस्था कर सकते हो अपने हिसाब से कि इन पक्षियों को थोड़ी शरण मिल सके। ये मेरे टॉपिक से, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक लिटरेचर पढ़ना या साहित्य पढ़ना या कुछ भी पढ़ना, सबसे आवश्यक है कि हम मनुष्य बने, हम प्रकृति के बारे में भी सोचें। तो उसके बारे में भी ज़रा विचार करना तुम लोग। मैंने तो अपने यहाँ यार एक छोटा सा घर बना के रखा है बनारस में, लेकिन उसमें गौरैया कभी रहने ही नहीं आई। और पक्षी आते हैं, गौरैया बहुत ही कम दिख रही है। कभी दिख जाती है अगर बनारस में गौरैया तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। और पहले गौरैया बहुत होती थी, ये बहुत ज़्यादा मर गई। इतना लोग उस पर रिसर्च भी हुए हैं, शायद ये मोबाइल टावर्स के कारण ज़्यादा इनकी डेथ हो रही है, कई कारण हो सकते हैं, रहने की जगह कम हो गई। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to walk me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school, and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. As the years rolled by, जैसे जैसे साल बीतते गए, we saw less of each other. तो हम एक दूसरे से, हमारी भेंट कम होने लगी, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शुरुआत में जब हम आए गांव से शहर तो वो हमें जगाती रही और विद्यालय के लिए तैयार करती रही। लेकिन व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं स्कूल से आता था तो वो पूछती भी थी प्रारंभ में कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या पढ़े हो। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं अपनी दादी को अंग्रेजी शब्द बताता था, और जो पश्चिमी साइंस या विज्ञान उस समय बड़ा प्रचलन में आया था नया नया, तो वो सब भी बताता था, जैसे कि ग्रेविटी का लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, और धरती गोल है, ये सब। दिस मेड हर अनहैप्पी। ये बातें सुनकर वो प्रसन्न नहीं होती थी, वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि ये सारे लेसन्स में वो मुझे कुछ नहीं पढ़ा सकती थी। मेरी दादी को ये सब चीज़ें आती नहीं थी, तो वो बिल्कुल मदद नहीं कर पाती थी मेरी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, और उसे ये विश्वास भी नहीं था कि ये इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं अला बला, वो बहुत उस पर भरोसा नहीं कर पाती थी दादी। और स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो ज़्यादा निराश परेशान इस बात से होती थी कि स्कूल में गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो भाई इंग्लिश स्कूल में तो ऐसा होना नहीं था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैं घर आया और मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, यानी संगीत पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हर चीज़ पार्ट होता है, एक हर काम बच्चों को बताया जाता है।
शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक वो हैड लीव्ड एसोसिएशन, उनके हिसाब से उनका ये मानना था कि जो ये गीत संगीत है ये बहुत निचला स्तर है, बहुत घटिया लोगों के की ये चीजें हैं। उस समय ऐसा था भी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल folk, क्योंकि उस समय संगीत पर पूरे का पूरा कब्जा हार्लट्स का था। हार्लट्स यानी वेश्याएं, वेश्या होती हैं वो, अब उनको घटिया भाषा में एक दूसरा वर्ड है रस है हिंदी में, तो ये उर्दू में तवायफ कहते हैं। तो ये मुगलों ने ये शुरू किया था। मुगल काल में चूंकि ये अय्याशी का बड़ा नंगा नाच शुरू हुआ, तो ये हरम बनाते थे मुगल बादशाह, और उसमें महिलाओं को भी रखते थे और इवन लड़कों को भी रखते थे। उनको खोजा या ख्वाजा भी कहते थे। इस तरह लड़के भी हिजड़े बना दिए जाते थे उनके सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो ये वेश्याएं ही गाती बजाती थी। उनके सब होते थे जेंट्स में, उनके साथ ज़्यादातर खोजे ही होते थे, हिजड़े ही रखे जाते थे, क्योंकि हिजड़ों को रखने से मुगल लोग बड़ा सेफ समझते थे कि महिलाओं को कोई नुकसान ये नहीं करेंगे हमारे। तो ऐसे हरम बनाए गए, धीरे धीरे वो कोठे में तब्दील हो गए। तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। तो ये था। और बेगर्स, भीख मांगने वाले गाते बजाते थे। बाद में वही वेश्याएं भीख मांगने लगती थी, बूढ़ी हो जाती थी, उन्हें कोई नहीं पूछता था। तो दादी का ये मानना था कि गीत संगीत तो बड़ा घटिया लोगों का है, ये वेश्याओं का है, भिखारियों का है। जेंटल फोक्स यानी भद्र लोगों का, अच्छे लोगों का, अच्छे परिवार वालों का ये सब नहीं है। तब ऐसा मानना था। अब तो देखो क्या है, अब अच्छे परिवार, बड़े परिवार के बच्चे, उन्हें भले कुछ ना आए, इवन आजकल छोटे छोटे बच्चे, वो उनको टट्टी पेशाब बताना नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें डांस करना आ रहा है। माता पिता को बड़ा गर्व होता है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची बहुत अच्छा नाच रही है। तो एक समय ये था, लोग ऐसा समझते थे। तो समय बदलता है, मानदंड बदलते रहते हैं समय के अनुसार। She said nothing but her silence meant disapproval. दादी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो चुप लगा गई, और उसकी चुप्पी उसके डिसअप्रूवल को यानी नाखुशी को, इस बात के विरोध को दिखा रहा था। She rarely talked to me after that. और इस घटना के बाद शायद ही कभी कभार दादी ने मुझसे बात की, यानी दादी ने बात करना तक छोड़ दिया। सोचो कि जितना दोनों में इतनी गहरी मित्रता, और एक इस घटना के बाद से दादी ने बातचीत करना ही बंद कर दिया। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब बता रहे हैं कि जब हम चले गए यूनिवर्सिटी में, यानी खुशवंत सिंह जब यूनिवर्सिटी में गए, तो इनको अपना एक कमरा मिला, हॉस्टल में इन्हें एक कमरा मिल गया, वहां रहने लगे। तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। तो मित्रता का एक ही लिंक था बचा हुआ, बातचीत अब होती नहीं थी, दादी बोलना छोड़ चुकी थी, तो ये था कि उनके कमरे में रहता था, अब वो भी खत्म हो गया। स्नैप्ड मतलब बिल्कुल टूट गया, अलग हो गया, डिसजॉइंटेड। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। उन्होंने बिल्कुल कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप, या सेक्लूजन, अलगाव, अपने आप को बिल्कुल एकाकीपन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो अपना स्पिनिंग व्हील यानी चरखा जो काटती थी, उस समय चरखा काटने का बड़ा कल्चर था। चरखे के बारे में तुम लोग नेट पे देख लेना, उस समय बड़ा फैशन था, लोग किया करते थे, देशभक्ति की एक पहचान थी, गांधी जी ने चलाया था। तो उससे कपड़ा बनता था, सूत काटते थे, तो वो मुश्किल से छोड़ती थी, हमेशा चरखा काटती रहती और उसी में व्यस्त रहती, किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट ऑन हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। सुबह से लेकर सूर्योदय से शाम तक बैठी रहती थी, चरखा काटती और अपने गीत गाती, प्रार्थना गाती रहती, प्रार्थनाएं अपनी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल दोपहर के टाइम थोड़े समय के लिए वो आराम करती, और वो भी आराम क्या करती, वो स्पैरोज को खिलाती, गौरैयों को खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits,
लिटिल बिट्स, जब वो बरामदा में बैठकर वो रोटी ले लेती थी और उसको मसल मसल के या तोड़ती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। तो उनके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में पक्षी आ जाते थे। पक्षियों को अगर तुम कभी दाना या चारा डालते हो तो तुम पाओगे कि वो रेगुलर आ जाते हैं। मैं यहाँ बनारस में भी अपने यहाँ जब सुबह के समय चावल साफ करती हैं हमारी श्रीमती जी, तो वो उसमें से निकलता है कुछ छोटे छोटे दाने वगैरह, उसको पछोर कैसे फेंकती हैं वो निश्चित है। तो कुछ चिड़िया आती हैं, गौरैया तो उसमें नहीं रहती, लेकिन कबूतर या और कुछ छोटे छोटे चिड़िया, गिलहरी का बिल्कुल फिक्स्ड है, वो टाइम पे आ जाते हैं। अब जब से अभी तो नहीं है, पिछले कई महीनों से, लगभग 8-10 महीनों से तो नहीं आते, कोई नहीं आते। उन्हें पता है कि देने वाला नहीं है, अब इस समय नहीं। उनके अंदर भी देखो कितना सेंस होता है, कितना लगाव होता है। अगर तुम्हारे घरों में कई लोग पक्षियों को रोज दाना डालते हैं, वो निश्चित समय पर आ जाएंगे। तो वहां आ जाते थे। एंड क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग। बेडलैम मतलब एकदम इतनी तेज थे जिससे एकदम कुछ समझ ना आया, चाव 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 चाव, एकदम कंफ्यूजन सा। और वो चर्पिंग, वो पक्षियों की चूचू चूचू, कुछ नहीं समझ में क्या कह रही क्या नहीं। ऐसा हम लोगों ने बचपन में देखा है, गौरैया को इस तरह बोलते, ढेर सारा घेर लें सुबह सुबह। Some came and perched on her legs, others on her shoulders. कुछ तो आके उनके पैर पर बैठ जाती, कुछ उनके कंधे पर बैठ जाती। Some even sat on her head. कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी, कभी उनको शूट अवे मतलब होता है कि भगा देना, हट ऐसे कर देना या कुछ ऐसे मुंह से आवाज निकाल के पशु पक्षियों को भगाना, कभी भगाती नहीं थी दादी। It used to be the happiest hour of the day for her. और यही वो समय होता था कि पूरे दिन भर में उनके लिए सबसे प्रसन्नतादायक समय होता था। यानी इस समय दादी सबसे प्रसन्न हो जाया करती थी।